हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इक्वेज एकेडमी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इम्यूनाइजेशन टॉपिक, जो सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी और सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस, यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी एंड जितने भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, सीएसआईआर नेट, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो या फिर आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, सभी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, इम्यूनाइजेशन। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और समझिए इस टॉपिक को। तो मैं आज आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन्स क्या होती हैं, टाइप ऑफ वैक्सीन्स, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आती हैं वो सभी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ आज। तो देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या है। A vaccine, Latin vacca, cow is a preparation of one or more microbial antigens used to induce protective immunity. It may consist of killed microorganisms, living, weakened microorganisms, attenuated vaccines, inactivated vaccines, purified cellular subunit recombinant vector, for example, modified polio vaccine or DNA. इट मीन्स वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक प्रिपरेशन है किसकी? वन और मोर माइक्रोबियल एजेंट की, जो किसके लिए यूज होती है? टू इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि हमारा इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। और ये बनती किससे है? वन और मोर माइक्रोबियल एंटीजन से। ये आपकी किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बन सकती है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बन सकती है, वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, प्यूरिफाइड सेलुलर सब यूनिट और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और डीएनए, इन सब में से किसी से भी आपकी वैक्सीन बन सकती है। वैक्सीन लैटिन वर्ड वैका से लिया गया है, जिसका मतलब काऊ है। इम्यूनाइजेशन देखते हैं अब, इम्यूनाइजेशन क्या है? Immunization is the result achieved by the successful delivery of vaccines. It stimulates immunity. It means immunizations क्या है? Generally हम immunization इसको कहती हैं जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, जब हम सक्सेसफुली तरीके से वैक्सीन्स हमारी बॉडी में डिलीवर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इट मीन्स हमारी बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन गया है, कोई भी हमें डिजीज है, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उस डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर पाए, तो ये इम्यूनाइजेशन होता है। वैक्सीनेशन अटेम्प्ट टू इंड्यूस एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड टी सेल्स टू प्रोटेक्ट अ होस्ट फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन क्यों करवाया जा रहा है? जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को इंड्यूस कर सके। इन फ्यूचर आपको कोई भी डिजीज हुई तो उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पाए और टी सेल्स को एक्टिवेट कर पाए। क्यों? हमें फर्दर कोई भी फ्यूचर इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो वैक्सीनेशन जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीनेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाया जाता है, इतना स्ट्रांग बनाया जाता है जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन हो तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर पाए। और फाइट कैसे करेगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके करके और टी सेल्स को एक्टिवेट करके। अब Vaccinomics. Vaccinomics, the application of genomics and bioinformatics to vaccine development, is bringing a fresh approach to the Herculean problem of making vaccines against various microorganisms and parasites. वैक्सीनोमिक्स क्या है? वैक्सीनोमिक्स कुछ नहीं है, जिनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके वैक्सीन को डेवलप करना। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? जिनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज कर रहे हैं वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में, जिससे हमारी वैक्सीन्स बहुत ज्यादा क्या बन पाए? यूजफुल बन पाए, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिवली वर्क कर पाए। जो भी वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है आपका जिनोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करके, वो आपका क्या है? वैक्सीनोमिक्स है।
तो आप सभी को पता चल गया होगा, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन एक प्रिपरेशन होती है जो एक या ज्यादा माइक्रोबियल एंटीजन से बनी होती है, जो ह्यूमन बॉडी में किसी इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है। ठीक है, आ गया समझ में ये आपको? अब हम देखते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है? जब हम वैक्सीन देते हैं, जब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वैक्सीन देते हैं किसमें, इम्यूनाइजेशन में बॉडी को। तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो हम चाहते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स और भी स्ट्रांग हो, ताकि बॉडी को बेहतर प्रोटेक्शन मिले। ऑब्वियसली बात है, जब भी हमारा, अगर हम कुछ भी मेन मोटिव कर रहे हैं, हम क्या चाहेंगे, इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले। तो सेम अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग रहे, इम्यून रिस्पॉन्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे, ताकि बॉडी को हमारी बेहतर प्रोटेक्शन मिल सके। तो एडजुवेंट एक तरीके का स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो वैक्सीन के साथ मिक्स किए जाते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा इनहेंस हो। To promote a more efficient immune response, antigens in vaccine can be mixed with an adjuvant, Latin adjuvants aiding which enhance the rate and degree of immunization। जैसा कि जो मैंने बताया था, इम्यून रिस्पॉन्स को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो वैक्सीन में एंटीजन होते हैं वो एडजुवेंट के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। तो क्यों? जिससे इनहेंस हो क्या, इम्यूनाइजेशन का रेट। अब एडजुवेंट कैन बी एनी नॉन टॉक्सिक मटेरियल, कोई भी नॉन टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है। मतलब नॉन टॉक्सिक मीन्स कि अगर वो क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है जो हम अपनी वैक्सीन में ऐड कर रहे हैं, अगर वो सब्सटेंस टॉक्सिक होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी में उसके ज्यादा साइड इफेक्ट दिखेंगे। हम ऐसा सब्सटेंस लेंगे ना जो हमारी बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक रहे, जिससे कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिले, ना कि नेगेटिव मिले वैक्सीन में उसको ऐड करने से। तो एडजुवेंट्स कैन बी एनी नॉन टॉक्सिक मटेरियल that prolongs antigen interaction with immune cells, assist in the antigen presenting cells processing of antigen, or otherwise non-specifically stimulate the immune response to adjuvant। ये इम्यून रिस्पॉन्स को तेज और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। ये एपीसी लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ताकि एंटीजन को पहचान कर इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट कर पाए। मेन काम क्या है एडजुवेंट का, एपीसी को एक्टिवेट करना। अब एपीसी तो एंटीजन्स को पहचानने में हेल्प करते हैं। एपीसी सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो आपकी एंटीजन्स को पहचानने में मदद करती हैं और इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल पहुंचाती हैं कि हमारी बॉडी में क्या आ गया, एक एंटीजन आ गया है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करता है। Several type of adjuvant can be used. Oil in water emulsions, freon incomplete adjuvants, aluminium hydroxide salts, alum, Vivax, and various combination of bacteria, live or killed are used in vaccine adjuvant। बहुत तरीके के एडजुवेंट आज के टाइम पे यूज्ड होते हैं, जस्ट लाइक ऑयल इन वाटर इमल्सन हो गया, आपका एलम हो गया, वीवैक्स हो गया, और काफी मैनी तरीके के कॉम्बिनेशंस बैक्टीरिया के, चाहे वो आपका लाइव हो या फिर किल्ड हो, ये भी एज अ वैक्सीन एडजुवेंट यूज किए जाते हैं। और क्या करती हैं एडजुवेंट, एंटीजन को स्लोली रिलीज करने में मदद करते हैं, जिससे इम्यूनिटी ज्यादा टाइम तक सस्टेन रहे। अब आपके कुछ कॉमन एडजुवेंट लाइक एलम हो गया, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स, ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजुवेंट है जो इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट वन आपका फ्रॉन्ड इनकम्प्लीट एडजुवेंट, इसमें ऑयल बेस्ड इमल्सन होती है जो एंटीजन को स्लो रिलीज करती है। देन आपका बैक्टीरियल डेरिवेटिव्स हो गए लाइक लिपोपॉलीसैकेराइड्स, किल्ड बैक्टीरिया, ये इम्यून रिस्पॉन्स को या इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। वैक्सीन तब और इफेक्टिव हो जाती है जब उसमें एडजुवेंट का यूज हो जाता है। ठीक है, ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसी वजह से नए नए वैक्सीन डेवलपमेंट में एडजुवेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज के टाइम पे। आई होप आपको एडजुवेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स टाइप कैन बी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। वैक्सीन को हमने जनरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स, नंबर 2 सब यूनिट वैक्सीन्स एंड नंबर थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स। अब होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स की बात की जाए तो ये भी 3 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। होल ऑर्गेनिज्म में आपका नंबर 1 आता है इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स, काइमेरिक वैक्सीन्स। सेकेंड सब यूनिट वैक्सीन्स में फर्दर आपके 5 टाइप्स आ जाते हैं, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स एंड नैनो पार्टिकल वैक्सीन्स। फर्दर जो आपका न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स है थर्ड टाइप्स, इसमें भी 3 सब टाइप्स आ जाते हैं, डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन्स, एमआरएनए वैक्सीन्स और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। तो मेन तो आपको 3 मेन टाइप्स याद रखना है वैक्सीन्स के, होल ऑर्गेनिज्म, सब यूनिट और न्यूक्लिक एसिड। फिर इसके भी फर्दर सब डिवाइड है, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे होलसेल वैक्सीन्स भी बोला जाता है। देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपको होलसेल वैक्सीन्स के बारे में। अब यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने होलसेल वैक्सीन्स के बारे में। तो मैनी ऑफ करेंट वैक्सीन्स यूज फॉर ह्यूमन दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस consist of whole microorganisms that are either inactivated, that means killed, or attenuated, that means live but avirulent. These are termed as wholesale वैक्सीन्स। अब होलसेल वैक्सीन किसे बोला गया है? जो भी आजकल करंट वैक्सीन्स यूज हो रही हैं ह्यूमंस के लिए, जो भी आजकल हम ह्यूमंस के लिए करंट वैक्सीन्स यूज कर रहे हैं, जो इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, चाहे वो डिजीज आपकी वायरल हो, वायरस से हुई हो या फिर बैक्टीरिया से हुई हो। वो किससे मिलके बनी होती है? आपकी होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब यहाँ पे मैंने होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है, तो होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है, मतलब में किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज कर सकते हैं हम इसमें वैक्सीन बनाने में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो, या फिर एट्यूनेटेड। एट्यूनेटेड का मीन्स होता है लाइव, जिंदा तो है बट एवायरुलेंट है। एवायरुलेंट मीन्स वो कोई भी एक्टिविटी कॉज नहीं कर सकता बॉडी के अंदर जाके, तो इसी को बोला गया है होलसेल वैक्सीन। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रही हूँ कोई भी वैक्सीन बनाने में, तो वो कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूंगी? किल्ड। किल्ड क्यों लेना पड़ेगा? अगर लाइव होगा और आपका वायरुलेंट होगा तो वो आपकी बॉडी में जाके डिजीज कॉज कर सकता है, आपकी बॉडी में जाके वेरियस रिएक्शंस कर सकता है, जिससे क्या होगा, हम सही होने की वजह और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। पर हमें क्या करना है? अपना इम्यून सिस्टम इनहेंस करना है, इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए हम ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो उस डिजीज के अगेंस्ट काम भी करे और कोई रिएक्शन भी ना करे। तो उसी को बोला जाता है होलसेल वैक्सीन्स। होलसेल वैक्सीन्स किसके लिए काम आती हैं? टू फाइट अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। तो इसमें हमने अभी 2 टाइप्स देखे थे, एक इनएक्टिवेटेड देखा यहाँ पे, एक हमने लाइव देखा, बट एक इसका थर्ड वन टाइप भी होता है, जैसा कि जो मैंने आपको पहले बताया भी था, काइमेरिक वैक्सीन। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो समझ में आ गया इसका होल ऑर्गेनिज्म का इनएक्टिवेटेड और लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन क्यों बोला, ये मतलब क्यों उसके पार्ट्स बने हैं? क्योंकि होल ऑर्गेनिज्म में या तो हम इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन का यूज कर रहे हैं, या फिर हम लाइव एट्यूनेटेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। देन काइमेरिक भी मैं आपको अभी बताऊंगी आगे क्या होता है। तो इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन देख लेते हैं। These were produced by killing the pathogens like bacteria, virus और other pathogen with chemicals और heat और radiations। Obviously बात है, अगर मैं यहाँ पे inactivated या killed की बात कर रही हूँ, तो ये वैक्सीन्स कैसे प्रोड्यूस होंगी? ये प्रोड्यूस होंगी बाय किलिंग द पैथोजेंस।
पैथोजन को किल करके। वो पैथोजन आपका कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकते हैं, और कोई भी अदर पैथोजन हो सकता है। उसको किल कैसे करेंगे? विद द यूज ऑफ केमिकल्स। या तो मैं केमिकल का यूज करके उसे किल करूं, या हीट दे के, या फिर कोई भी रेडिएशंस दे के। द किल्ड पैथोजन कैन नॉट कॉज डिजीज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, किल्ड पैथोजन कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। एंड दिस मीन्स दे डू नॉट रेप्लिकेट इन द होस्ट बॉडी। अब वो डिजीज कॉज कब नहीं करेगा, कौन सी कंडीशन में नहीं करेगा? जब वो होस्ट बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी वायरस का यूज कर रही हूँ वैक्सीन बनाने में, और वो वैक्सीन मेरी बॉडी में जा रही है और वो डिजीज कॉज नहीं कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? वो वायरस मेरी बॉडी में जाके रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। रेप्लिकेट किस कंडीशन में नहीं हो रहा है? जब वो किल्ड है या फिर इवायरुलेंट है। अब किल्ड है, अगर मैं यही विदाउट किलिंग उसका यूज करती तो मेरी बॉडी में जाके वो रेप्लिकेट होने लगता, तो फिर उस केस में डिजीज कॉज हो जाती। तो पता चला हम पहली वाली डिजीज जिसके अगेंस्ट वैक्सीन का यूज कर रहे थे वो तो ठीक हुई नहीं, और हमें दूसरी डिजीज भी हो गई। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये वैक्सीन बनाते टाइम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा किल होना चाहिए या फिर लाइव बट इवेरुलेंट होना चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सब मेजर यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? दीज वैक्सीन आर स्टेबल एंड सेफर देन द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये वैक्सीन स्टेबल है एंड सेफर है अगर हम कंपेयर करें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में जनरली क्या होता है, हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। अब जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अभी हम ए वायरुलेंट कंडीशन में ले रहे हैं, बट वो कभी कभी क्या हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है, उसमें ये चांसेस रहते हैं। इसलिए हम इसलिए ये वैक्सीन को ज्यादा सेफर माना गया है एज कम्पेयर टू लेवेटिनेटेड वैक्सीन। देन आपका डिसएडवांटेजेस जो है, जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं इस टाइप के वैक्सीन के, इट इलिक्ट्स अ वीकर इम्यून रिस्पॉन्स and therefore it requires more vaccine doses and a booster dose as well so as to confer protective immunity. अब इस वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट जो है, डिसएडवांटेज जो है वो ये है, वो ये है, ये मल्टीपल बूस्टर डोजेस की जरूरत होती है ताकि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिल सके। इट मीन्स ये रेप्लिकेट नहीं करता होस्ट बॉडी में, इस वजह से इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, और मल्टीपल बूस्टर डोजेस की जरूरत होती है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए। वैक्सीन इलेक्टा वीकर इम्यून रिस्पॉन्स लिखा है। इलेक्टा वीकर इम्यून रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्टा वीकर इम्यून रिस्पॉन्स हम किसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के, इसमें एग्जाम्पल आपके इंक्लूड हो जाते हैं पोलियो वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, टाइफाइड हो गई आपकी, या फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई। आई होप आपको इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की। These vaccines were developed in 1950। ये वैक्सीन आपकी कब डेवलप हुई थी? 1950 में डेवलप हुई थी। When advances in tissue culture technique were developed, जब टिश्यू कल्चर टेक्निक के एडवांसमेंट डेवलप हो रही थी उस टाइम पे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डेवलप हुई थी। दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ होल ऑर्गेनिज्म। ये वैक्सीन होल ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है बाय वीकनिंग देयर पैथोजेनिसिटी, उसकी पैथोजेनिसिटी को वीक करके। पैथोजेनिसिटी मतलब होता है कि वो डिजीज कॉज कर सकता है, कोई भी पैथोजन जब डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी को वीक करके बनाई जाती है सो डैट दे कैन नॉट कॉज डिजीज, लिखा भी है आगे, जिससे वो डिजीज कॉज ना कर पाए, बट कैन इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, बट इम्यून रिस्पॉन्स को इनहेंस कर पाए, इंड्यूस कर पाए, बढ़ा पाए, हैंस द टर्म एट्यूनेशन। इसी को बोला जाता है एट्यूनेशंस।
आई बात समझ में? एट्यूनेशंस किसको बोला जाता है? जब कोई भी वैक्सीन हम होल ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं उसकी पैथोजेनिसिटी को वीक करके, जिससे वो कोई भी डिजीज कॉज ना कर पाए और इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे, इनहेंस करे, डेट इज एट्यूनेशन। अब दिस वैक्सीन इलिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। पीछे वाले केस में क्या था? पीछे वाले केस में था आपका इलिक्टा वीकर इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या है? elect strong immune response because they are similar to the actual disease pathogen and hence they confer a lifelong immunity after only one or two doses. Therefore, they are very effective. एट्यूनेशंस का जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है किसी वायरस या बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को वीक करने, ताकि वो डिजीज ना करे लेकिन इम्यून सिस्टम उसको पहचान सके। अब ये वैक्सीन्स क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस कर रही है? पीछे वाली स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, इसलिए हमें उसमें ज्यादा डोजेस देनी पड़ रही थी। जो आपकी इनएक्टिवेटेड थी ये ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, वीकर इम्यून रिस्पॉन्स था इसका। इस वजह से हमें इस वैक्सीन की मोर डोज देनी पड़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस देनी पड़ रही थी बूस्टर बनाने के लिए। बट इसमें ये स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स सिलेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमें कम डोज देनी पड़ रही है, एक दो डोज में काम हो जा रहा है। क्यों ये इलेक्ट इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है? बिकॉज ये वैक्सीन सिमिलर है एक्चुअल डिजीज पैथोजन के। इस वैक्सीन को ऐसे बनाया जा रहा है जो हमारा पैथोजन था हमारी बॉडी में, जो हमें डिजीज कॉज कर रहा था, वही पैथोजन यूज कर रहे हैं। पर यूज किस कंडीशन में कर रहे हैं? हम उस पैथोजन को ए वायरुलेंट कंडीशन में यूज कर रहे हैं। हमारी बॉडी में तो वायरुलेंट कंडीशन में पैथोजन प्रेजेंट है, पर एक्चुअल डिजीज पैथोजन जो हम इस वैक्सीन को बनाने में यूज कर रहे हैं वो हम ए वायरुलेंट कंडीशन में रह रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रह रही है और ये इफेक्टिव भी है। दे आर आल्सो रिलेटिवली इजी टू क्रिएट फॉर सर्टेन वायरसेस। ये इजी है सर्टेन वायरसेस को क्रिएट करने में, बट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस फॉर मोर कॉम्प्लेक्स पैथोजन। पर मोर कॉम्प्लेक्स पैथोजन के लिए डिफिकल्ट भी है बनाने में। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? Disadvantages number one, there is a remote chance that the weekend germ can mutate or revert back to its full strength and cause disease. रेयर केसेस में पैथोजन म्यूटेट होके वापस वायरुलेंट बन सकता है, बहुत रेयर केस में। अब वायरुलेंट बन गया, अब वो म्यूटेट, मैंने आपको बताया भी था इस वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, लाइव बैक्टीरिया या वायरसेस ले रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो आपका म्यूटेट होके रिवर्ट बैक भी हो सकता है, वायरुलेंट भी बन सकता है। सेकेंड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू इंडिविजुअल विद वीकेंड और डैमेज इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो और डैमेज हो उसको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। थर्ड वन इज टू मेंटेन पोटेंशियल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रिक्वायर रेफ्रिजरेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। हमें इसकी पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए इसे हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए और लाइट से बचाना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें आ गया मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और आपका इंट्रानसल पोलियो, रोटा वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस, वेरिसेला, येलो फीवर। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काफी सेंसिटिव है ये। एग्जाम्पल आपको पता चल गए। स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम वॉबिस कॉल्ड बैसिलस कालमेट गुएरिन, जिसको हम बीसीजी कहते हैं, was developed by growing M. bovis on a medium containing increasing concentration of vial. After 13 years, this strain had adapted to growth in strong vial and had become sufficiently attenuated that it was suitable as a vaccine for tuberculosis. बीसीजी वैक्सीन के बारे में यहाँ बताया गया है, उसकी पूरी एक साइंटिफिक जर्नी बताई गई है इसमें। बीसीजी वैक्सीन माइकोबैक्टीरियम वोविस से बनाई गई है, जो टीबी के लिए रिलेटिव या
रिलेटिव वैक्सीन है। सभी ने सुना होगा, आई होप, इसका नाम। टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाता है जिससे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो जो बीसीजी वैक्सीन है माइकोबैक्टीरियम वोविस से बनाई गई है। इसको एट्यूनेटेड करने का काम एल्बर्ट कार्लमेट और कैमिल ग्वेरिन ने किया था। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एट्यूनेट या कमजोर किया था। ये भी एक एट्यूनेटेड का एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ बताया गया है। अब एट्यूनेशन हुआ कैसे था इस वैक्सीन का? इन लोगों ने क्या किया था, एम बॉबिस को एक स्पेशल मीडियम पर ग्रो करा रहे थे। जो माइकोबैक्टीरियम बॉबिस था उसको एक स्पेशल मीडियम पे ग्रो करा रहे थे जो वाइल कंटेन करता था। हर जनरेशन में वाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया गया। जैसे यहाँ लिखा भी है, मीडियम कंटेनिंग इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वाइल। हर जनरेशन में वाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया गया। 13 साल तक कंटिन्यूअस सब कल्चरिंग के बाद एक स्ट्रेन डेवलप हो गया जो वाइल में ग्रो करने का कम्प्लीटली अडेप्ट हो गया और वायरुलेंस लॉस कर दिया। 13 साल के बाद एक ऐसा इन्हें स्ट्रेन मिला जिसने अपना वायरुलेंस खो दिया। अब एटीनेशन का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, समझ में आ गया होगा। बीसीजी टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है जो टीबी से लड़ने में मदद करती है। ये न्यूबॉर्न बेबीज और यंग चिल्ड्रन को टीबी उसके सीवियर फॉर्म जैसे मलेरिया टीबी और टीबी मेनिंजाइटिस से बचाता है, इसलिए उनको ये दी जाती है। समझ में आ गया बीसीजी के बारे में पूरा आप सभी को? अगर आपको किसी को भी किसी में भी कोई डाउट लगे तो प्लीज मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी का पेपर काफी ज्यादा अच्छे से हो, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। और ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ इससे पक्का आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे वैक्सीन से रिलेटेड। तो प्लीज जितने भी लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इस वीडियोस को जरूर देखें। अब हम नेक्स्ट वैक्सीन की बात करते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी है आपकी? काइमेरिक वैक्सीन। काइमेरिक वैक्सीन के नाम से क्या आइडिया लग रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को? तो मैं बताती हूँ वैसे काइमेरिक वैक्सीन क्या होता है। काइमेरिक वायरस का मतलब है दो या दो से ज्यादा पेरेंट वायरस के जीन्स का कॉम्बिनेशन। काइमेरिक का जो मतलब है, जो काइमेरिक वैक्सीन है, काइमेरिक वैक्सीन का मतलब ही है, काइमेरिक वायरस है जिसका मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पेरेंट वायरसेस के जीन का कॉम्बिनेशन। तो कुछ समझ में आ रहा है, दो या दो से ज्यादा पेरेंट वायरस के जीन का कॉम्बिनेशन। इस वैक्सीन का जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई किया जाता है ताकि एक न्यू बट सेफ वर्जन ऑफ वायरस बन सके जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे लेकिन डिजीज ना करे। तो द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैज enabled the creation of chimeric viruses which contain genetic information from one viral particle and display the बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पेरेंट वायरसेस। जो बता रही थी, काइमेरिक वायरस का मतलब है दो या दो से ज्यादा पेरेंट वायरसेस के जीन का कॉम्बिनेशन। इस वैक्सीन का जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई किया जाता है ताकि एक न्यू बट सेफ वर्जन ऑफ वायरस बन सके जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे लेकिन डिजीज ना करे। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एक एडवांस फॉर्म है। अब एन need develop live attenuated chimeric vaccines consisting of a dengue virus backbone with Zika virus surface protein is undergoing early stage testings in humans। तो जो इसके एडवांटेजेस हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से टारगेटेड और इफेक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। एक ही वैक्सीन मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन दे सकती है क्योंकि ये 2-3 वायरसेस के कॉम्बिनेशन से बन रही है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की तरह स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसका डिसएडवांटेजेस जो है, नए होने के कारण इस पर अभी भी रिसर्च और टेस्टिंग चल रही है। लाइव वायरसेस होने के कारण कुछ केसेस में म्यूटेशन का रिस्क भी हो सकता है। डेवलपमेंट और अप्रूवल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो सकती क्या है, होती ही है इसकी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये वायरसेस का कॉम्बिनेशन से बन रही है तो उसमें काफी एक्सपेंस आ जाता है। अब जो इसके एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया भी था, तो डेंगू यहाँ पे एन developed naive attenuated chimeric vaccine consisting of a dengue virus backbone with Zika virus surface protein undergoing early stage testing in humans।
तो डेंगू और जीका वायरस के कॉम्बिनेशन से काइमेरिक वैक्सीन बन रही है NIAID। NIAID आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज इंस्टीट्यूट है आपका एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज का। एक डेंगू वायरस बेस्ड काइमेरिक वैक्सीन डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है नेट? जो आपका NIAID है एक डेंगू वायरस बेस्ड काइमेरिक वैक्सीन डेवलप कर रहा है जिसमें जीका वायरस की सरफेस प्रोटीन्स ऐड की गई हैं। येलो फीवर और जैपनीज इंसेफ्लोरिस की कैमेरिक वैक्सीन भी रिसर्च स्टेज में है। तो ले देखिए कंक्लूजन क्या है। काइमेरिक वैक्सीन फ्यूचर का एक प्रॉमिसिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल इन्फेक्शन से एक साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन इस पर अभी और रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स होने की जरूरत है ताकि ये फुल्ली सेफ और इफेक्टिव प्रूफ हो सके। तो आपको आई होप होलसेल वैक्सीन्स के तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे, इनएक्टिवेटेड, लाइव और काइमेरिक। अब हम कंपैरिजन देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं इनएक्टिवेटेड और एट्यूनेटेड, इट मींस किल्ड और लाइव वैक्सीन्स में डिफरेंसेस वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का देखते हैं कैसे बनती है। इसमें वायरस या बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में केमिकली। कैसे मैंने आपको बताई भी थी, केमिकली या रेडिएशन से हम किल कर सकते हैं ताकि ये डिजीज कॉज ना करे। डेड पैथोजन होने के कारण ये रेप्लिकेट नहीं करता होस्ट बॉडी में, एक इसका एडवांटेजेस ये है। अब बूस्टर शॉट्स की बात की जाए, पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि बनती कैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। बूस्टर शॉट्स की बात की जाए, मल्टीपल बूस्टर डोज लगाने की जरूरत होती है क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटिवली वीकर होता है। ये मैंने आपको जब पढ़ाई थी तब बताया भी था। रिवर्सन टेंडेंसी की बात की जाए अगर, रिवर्सन टेंडेंसी क्या होता है? क्या वापस डेंजरस हो सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्या वापस डेंजरस हो सकता है ये वैक्सीन? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैथोजन ऑलरेडी किल्ड है। हम किल्ड का ही तो यूज कर रहे हैं इसमें। इसमें वायरुलेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो रिवर्सन टेंडेंसी इसकी नन है। बूस्टर शॉट्स, मल्टीपल बूस्टर्स रिक्वायर्ड है। अब स्टेबिलिटी की बात की जाए, कितना स्टेबल है ये? तो ये हाईली स्टेबल है। रेफ्रिजरेशन ना भी हो तो फिर भी ये काफी ड्यूरेबल रहता है। लिखा भी है वेरी स्टेबल इवन वेयर रेफ्रिजरेशन इज अनअवेलेबल, बिना फ्रिज के भी स्टेबल रह सकता है। अब इम्यूनिटी टाइप की बात की जाए तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI की वीक होती है। तो इम्यून इंड्यूस पता चल गया ह्यूमोरल। बूस्टर शॉट मल्टीपल इनएक्टिवेट में प्रोडक्शन वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड बाय केमिकल और इरेडिएशंस। आई होप आपको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन समझ में आ गई। अब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो अब हम एट्यूनेटेड भी देख लेते हैं और एक बार इनएक्टिवेटेड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोलियो, हेपेटाइटिस ए, रेबिस, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एट्यूनेटेड और लाइव वैक्सीन कैसे बनती हैं? इसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीकन किया जाता है ताकि ये डिजीज कॉज ना करें, लेकिन बॉडी को स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए एक्टिवेट रखा जाए। ये वायरस या बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में ग्रो कराया जाता है या डिफरेंट होस्ट से पास कराया जाता है, जिससे ये ए वायरुलेंट कमजोर हो जाता है। बूस्टर शॉट्स की अगर बात की जाए, एक या एक से कम बूस्टर शॉट्स की जरूरत होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इंड्यूस करता है। रिवर्सन टेंडेंसी की बात की जाए तो थोड़ा रिस्क होता है। ये वीकन पैथोजन कभी बार म्यूटेट होकर फिर से डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है। जब मैं पढ़ाई थी तब भी बताई थी, म्यूटेशन की वजह से रिवर्ट हो सकता है, वायरुलेंट फॉर्म में आ सकता है। स्टेबिलिटी की बात की जाए
तो ये लेस स्टेबल है, इसलिए इसे कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। इम्यूनिटी टाइप की बात की जाए, दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमोरल भी और सेल मीडिएटेड भी, जिसमें एंटीबॉडीज के साथ साथ टी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसमें सिर्फ ह्यूमोरल था इनएक्टिवेटेड में, एट्यूनेटेड में ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड दोनों। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस, एमएमआर, मिसल्स, मम्स, रूबेला, ओरल पोलियो, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। समरी अगर मैं इसकी बात करूँ कौन सा वैक्सीन कहाँ यूज होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेफ फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स क्योंकि ये कभी कभी वायरुलेंट नहीं होता। एटेन्यूएटेड वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है लेकिन म्यूटेशंस का रिस्क रहता है। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। कई जगह इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेफ होती हैं और कहीं कहीं लाइव वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई खराब है, दोनों का अपनी अपनी जगह पूरा यूज है। तो अब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो है आपका सब यूनिट वैक्सीन। तो सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है और ये कैसे बनती है, पहले हम ये देख लेते हैं। These are vaccines that are prepared by using component or antigen of the pathogen. These components can stimulate the immune system to elect appropriate immune response. इसमें पूरे पैथोजन वायरस या बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसके कुछ एंटीजन्स या पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन में डाला जाता है। अभी तक तो हम पूरा पैथोजन यूज कर रहे थे, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, पर इसमें पूरे पैथोजन का यूज नहीं होता बल्कि उसके सिर्फ कुछ एंटीजन्स या पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन में डाला जाता है। ये एंटीजन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं बिना किसी सीरियस साइड इफेक्ट के। दे आर आल्सो नोन एज एसेलुलर वैक्सीन, इसको एसेलुलर वैक्सीन भी कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अ होल सेल बट जस्ट पार्ट ऑफ अ सेल ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। ऐसे एसेलुलर वैक्सीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इनके पास पूरा का पूरा होल सेल नहीं होता है बल्कि ये एक सेल का पार्ट है, मतलब जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेल ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया वायरस के एक सेल का पार्ट है, इसलिए इसे एसेलुलर कहा जाता है। These vaccines were produced to curb the inefficiencies of the live attenuated and killed vaccine prepared from whole organisms, such as adverse reactions associated with the vaccines and the mutations that may lead to the virulent strains of the pathogens. The subunit vaccines are safe and easier to produce. However, they require the use of an adjuvant in order to produce a stronger protective immune response. This is because an antigen alone cannot be able to produce sufficiently enough long-term immunity. One of the earliest vaccines produced against pertussis was an inactivated Bordetella pertussis bacteria preparation in the 1940s, but this vaccine caused minor adverse reactions such as fever and swelling at injection site, hence the vaccine was avoided, leading to a decrease in its vaccination and therefore an increase in cases of pertussis infection. This led to the development of acellular pertussis vaccine that were based on purified B pertussis components. These newly prepared vaccines had no adverse reactions associated with their administrations. तो इसका मतलब है ये वैक्सीन्स क्यों डेवलप की गई थी। लाइव एट्यूनेटेड और किल्ड वैक्सीन्स में कुछ लिमिटेशन थी, जैसे एडवर्स रिएक्शन, तेज बुखार आ जाना, स्वेलिंग या एलर्जिक रिस्पॉन्स, म्यूटेशन का भी रिस्क था, कभी कभी वीक पैथोजन फिर से डेंजरस हो सकता था। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब यूनिट वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया था। अब इसमें एडजुवेंट की जरूरत क्यों होती है। सब यूनिट वैक्सीन सेफ और इजी टू प्रोड्यूस होती है, लेकिन इनका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा वीक हो सकता है। इस वजह से एडजुवेंट इम्यून रिस्पॉन्स बूस्ट करने वाला एजेंट ऐड किया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिल सके।
अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपको पर्ट्यूसिस वैक्सीन का। सबसे पहले पर्ट्यूसिस वैक्सीन वूफिंग कफ के लिए 1940s में डेवलप की गई थी। ये वॉर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया को इनएक्टिवेटेड फॉर्म था, लेकिन इससे फीवर और इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग जैसे साइड इफेक्ट होने लगे। लोगों ने वैक्सीन लेना अवॉइड किया और पर्टुसिस के केसेस बढ़ने लगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसेलुलर पर्टुसिस वैक्सीन डेवलप की गई, जिसमें सिर्फ प्योरिफाइड बी पर्टुसिस कंपोनेंट यूज किया गया, जो सेफ और इफेक्टिव था। अब सब यूनिट वैक्सीन के बेनिफिट: सेफ होती है क्योंकि ये पूरे पैथोजन का यूज नहीं करती। एडवर्स रिएक्शंस कम होते हैं, फीवर और इन्फ्लामेशन जैसे कि इजी टू प्रोड्यूस होती है क्योंकि सिर्फ एक या दो एंटीजेंस एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स वैक्सीन की, जो इसका सब टाइप है। So some microbes contain a polysaccharide, which is sugar capsules, which they use for protection and evading the human immune defenses, especially in infants and young children. Therefore, these are vaccines that are prepared using the sugar molecules and polysaccharides from the outer layer of a bacteria or virus. They create a response against the molecule in the pathogen's capsules. Normally, these molecules are small, hence they are not immunogenic, cannot induce an immune response on their own. Hence, they tend to be ineffective in infants and young children between 18 to 24 months. And they induce a short term immunity associated with slow immune responses and slow activations. And it does not increase antibody levels, and it does not create an immune memory. Therefore, these sugar molecules are chemically linked to carrier proteins and work similarly to conjugate vaccines. Example of polysaccharide vaccines include meningococcal disease caused by Neisseria meningitis, group A, CW135 and Y, as well as pneumococcal disease. तो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो ये एक सब टाइप है सब यूनिट वैक्सीन का, जो बैक्टीरिया या वायरस के शुगर मॉलिक्यूल पॉलीसेकेराइड्स का यूज करके इम्यूनिटी डेवलप करता है। अब पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है क्या? माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया वायरस का एक शुगर कैप्सूल होता है, जो इम्यून सिस्टम से बचाने में हेल्प करता है। इस वजह से इम्यून सिस्टम को इस शुगर कैप्सूल में अटैक करना सीखना पड़ता है, और पॉलीसेकेराइड वैक्सीन इसी मैकेनिज्म पर काम करती है। ये वैक्सीन बैक्टीरिया या वायरस के बाहर वाले शुगर मॉलिक्यूल का यूज करती है। अब बाहर वाला शुगर मॉलिक्यूल मीन्स पॉलीसेकेराइड्स का यूज करती है इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने के लिए। अब इस वैक्सीन की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं यंग चिल्ड्रन लाइक 18 टू 24 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ। छोटी मॉलिक्यूल शुगर पार्टिकल्स जो है खुद से स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर सकती। बचपन में इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, इस वजह से ये वैक्सीन इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के लिए इफेक्टिव नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए जो मैंने अभी आपको यहाँ जो मैंने लिखा है स्लाइड में, वो सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं conjugated vaccines. These vaccines are prepared by linking the polysaccharides or sugar molecules on the outer layers of the bacteria to a carrier protein antigen or toxoid from the same microbes. The polysaccharide coating disguises a bacterium antigen so that the immature immune system of infants and younger children cannot recognize or respond to them. Conjugate vaccines get around this problem through the linkage of polysaccharides with a protein. This formulation greatly increases the ability of the immune systems of young children to recognize the polysaccharide and develop immunity. The vaccines that protects against Haemophilus influenzae type B, HIV is a conjugate vaccine. Today, conjugate vaccines are also available to protect against pneumococcal
and meningococcal infections. कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स को समझने के लिए पहले ये जान लें कि कुछ बैक्टीरिया की आउटर लेयर पे पॉलीसैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टूडेंट, ये तो सभी को पता ही होगा कि बैक्टीरिया के आउटर लेयर पे पॉलीसैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो उनको इम्यून रिस्पॉन्स से बचाने में मदद देते हैं। छोटी उम्र के बच्चों का इम्यून सिस्टम इन पॉलीसैकेराइड्स को पहचान नहीं पाता है, इस वजह से उनकी बॉडी इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाती है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इन वैक्सीन में पॉलीसैकेराइड को एक कैरियर प्रोटीन, एंटीजन या टॉक्सॉइड के साथ जोड़ा जाता है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। जब ये वैक्सीन दी जाती है तो इम्यून सिस्टम पॉलीसैकेराइड को पहचान लेता है और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप करता है। एक फेमस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी एचआईवी वैक्सीन है जो एचआईवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव करता है। आज के टाइम पे न्यूमोकोकल और मेनाइंजोकोकल इन्फेक्शन के लिए भी कॉन्जुगेट वैक्सीन अवेलेबल है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती हैं। ये वैक्सीन खास तौर पर छोटी उम्र के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती हैं क्योंकि ये उनकी बॉडी को बैक्टीरिया के पॉलीसैकेराइड लेयर को रिकॉग्नाइज करने और इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी देती है। आया समझ में? अब आपका है थर्ड वन इज टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। These vaccines are prepared from inactivated toxins by treating the toxins with formalin, a solution of formaldehyde and sterilized water. This process of inactivation of toxin is known as detoxification, and the resultant inactivated toxin is known as a toxoid. Detoxification makes the toxin safer to use. The toxin used for the preparation of toxoids are obtained from the bacteria that secrete the illness causing toxins. This means that when the host body receives the harmless toxoid, the immune system adapts by learning how to fight off the natural bacterial toxins responsible for causing illness by producing antibodies that lock onto and block the toxins. Example of toxoid vaccines include diphtheria and tetanus toxoid vaccines. टॉक्सिन वैक्सीन का मतलब है ऐसी वैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से बनी होती हैं। ये वैक्सीन उन बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को यूज करती हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं, लेकिन इन टॉक्सिन्स को फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड और स्टेराइज वाटर के साथ ट्रीट करके डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। अभी वैक्सीन काम कैसे करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में टॉक्सिन को सेफ बनाया जाता है ताकि वो बॉडी को हार्म ना करे। ये टॉक्सिन्स टॉक्साइड बन जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने में हेल्प करती हैं, असली बैक्टीरिया टॉक्सिन से लड़ने में मदद करती हैं। जब बॉडी को ये टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है जो फ्यूचर में असली बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को ब्लॉक कर सके और इन्फेक्शन होने से बचा सके। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो डिप्टेरिया टॉक्साइड वैक्सीन और टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। ये वैक्सीन बॉडी को डेंजरस बैक्टीरियल टॉक्सिन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करता है और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से बचाता है। अब मैं इसका फोर्थ टाइप की बात करूँ तो वो है आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द जेनेटिक engineering era, recombinant DNA technology also evolved. This is where DNA from two or more sources is combined. This technology harnesses the development of recombinant protein vaccines. For recombinant vaccines to induce immunity against a pathogen, they have to be administered along with an adjuvant or expresses via plasmid or a harmless bacteria or viral vectors. Production of these recombinant protein vaccine involve the insertion of DNA encoding an antigen such as bacterial surface protein, which stimulates an immune response into bacterial or mammalian cells, expressing the antigens in these cells, and the antigen is purified from them. Advantages of these vaccines are recombinant protein vaccines allow the avoidance of several potential concerns raised by vaccines based on purified macromolecules.
For example, the presence of contaminants in vaccines after purification may cause potential harm to the host. The production of recombinant vaccines also allow the production of sufficient quantities of purified antigenic components. The classical example of a recombinant protein vaccines currently in use in humans is the vaccines against hepatitis B. The vaccine antigen is hepatitis B virus protein produced by each cell into which the genetic code for the viral protein has been inserted. Vaccines that are also used to prevent human papillovirus HPV infections are also based on the recombinant protein antigens by preparing from the proteins of the outer shell of HPV, which form particles that almost resemble the virus. The virus-like particles BLPS promote an immune response that is similar to the elected by the natural virus, and they are non-infectious since they do not contain the genetic materials that the virus need to replicate inside the cells. An experimental recombinant protein vaccines for chikungunya fever has also been designed by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, that is NIAID. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आने के बाद यह नया टाइप का वैक्सीन डेवलप किया गया। इसमें दो या दो से ज्यादा डीएनए सोर्सेस को कंबाइन करके एक नया एंटीजन बनाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब ये काम कैसे करता है? इन वैक्सीन्स को प्लाज्मिड या वायरल वेक्टर के थ्रू बॉडी में डाला जाता है। ये वैक्सीन बैक्टीरियल या मैमिलियन सेल्स में एंटीजन प्रोड्यूस करवाते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। बाद में इन सेल्स से एंटीजन को प्योरीफाई करके वैक्सीन बनाया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? प्यूरिफिकेशन से कंटेमिनेशन का रिस्क कम हो जाता है जो दूसरे वैक्सीन में होता है। लार्ज स्केल में ज्यादा एंटीजेनिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करना पॉसिबल होता है। इसके एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इस सेल्स का यूज करके वायरल प्रोटीन का जेनेटिक कोड इंसर्ट किया जाता है। एचपीवी वैक्सीन सेकेंड एग्जाम्पल है। ह्यूमन पेप्लिमो वायरस को आउटर शेल के प्रोटीन्स का यूज करके बनाया जाता है। चिकनगुनिया वायरस वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज NIAID ने एक एक्सपेरिमेंटल रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन डेवलप किया है। ये वैक्सीन सेफ, इफेक्टिव और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एफिशिएंटली ट्रेन करते हैं। अब मैं इसकी फिफ्थ टाइप की बात अगर करूं तो वो है आपका नैनो पार्टिकल वैक्सीन। देखते हैं नैनो पार्टिकल वैक्सीन क्या होती है। नैनो पार्टिकल वैक्सीन एक नई टाइप की वैक्सीन टेक्नोलॉजी है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए प्रोटीन सब यूनिट एंटीजन का यूज करती है। ये वैक्सीन माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल्स में प्रोटीन एंटीजन को कैरी करते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज डेवलप करने में मदद करते हैं। NIAID, अब देखना है कैसे काम करती है। तो NIAID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज ने एक यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन डिजाइन किया है जो फेरेटिन प्रोटीन नैनो पार्टिकल्स का यूज करता है। ये नैनो पार्टिकल्स सेल्फ असेंबल होते हैं और इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। इन्फ्लुएंजा फ्लू के अगेंस्ट एक एक्सपेरिमेंटल नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल्स में टेस्ट हो रहे हैं। इसका यूज कहाँ हो सकता है? MERS कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस RSV, एपिस्ट्रेनी वॉर वायरस। रिसेंट एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं, NIAID ने RSV वायरस का 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करके उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया है जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के लिए सेंसिटिव है। उन्होंने RSV प्रोटीन को मॉडिफाई करके स्टेबल फॉर्म में डिजाइन किया ताकि वैक्सीन और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके। नैनो पार्टिकल वैक्सीन एक एडवांस और इफेक्टिव तरीका है जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। ये नया वैक्सीन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज्यादा सेफ और एफिशिएंट वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकती है। आया समझ में? अब मैं थर्ड टाइप अगर बात करूँ टाइप ऑफ वैक्सीन की, तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है।
Nucleic acid vaccine, these are vaccine designed to aim at introducing the genetic material that code the antigen or the antigen that is aimed at inducing an immune response, enabling the host cell to use the genetic materials to produce the antigens. The advantages of the nucleic acid vaccines approach include stimulating a broad long term immune response, excellent vaccine stability, ease of large scale vaccine manufacture, rapid production, reduces potential risk of working with the live pathogen, encoding only the key antigen without including other proteins, and the advantages of the age of production is a potential game changer for targeting epidemic or emerging disease where rapidly designing, constructing and manufacturing the vaccines are crucial. ये वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ तो ये वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए का यूज करके एंटीजन बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं जो बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करता है। होस्ट सेल जेनेटिक मटेरियल का यूज करके एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ, लंबा और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, स्टेबल होता है और आसानी से स्टोर किया जा सकता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होती है, बहुत तेज प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन्स लाइव पैथोजन के साथ काम करने का रिस्क नहीं होता क्योंकि सिर्फ एंटीजन एनकोड होता है, सिर्फ स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स इंक्लूड नहीं होते। क्यों इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीन्स? एपिडेमिक्स और नए वायरसेस के केस में ये गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इसकी तेज डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है। इसलिए कोविड-19 की वैक्सीन्स जल्दी बन गई थी। तो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन सेफ, इफेक्टिव और फास्ट है और फ्यूचर में नई डिजीज के अगेंस्ट एक पावरफुल टूल बन सकते हैं। अब मैं न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन के टाइप्स की बात करूँ तो उसमें भी 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे। तो फर्स्ट वन जो है आपका वो है डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन। These are vaccines that are composed of a small circular piece of DNA known as a plasmid. The plasmid carries genes that encode protein from the pathogen of interest. Experimental DNA plasmid vaccines have been designed by the National Institute of Allergy and Infection Disease (NIAID) to address some viral disease threats including SARS, coronavirus, SARS-CoV in 2003, H5N1, avian influenza in 2005, H1N1 pandemic influenza in 2009 and Zika virus in 2016। ये वैक्सीन एक छोटी गोल डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड का यूज करती है जो पैथोजन का जेनेटिक कोड कैरी करता है। जब ये प्लाज्मिड बॉडी में इंजेक्ट होता है तो ये इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करता है। अब ये कहाँ यूज हुआ था ये देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज एनआईईआईडी ने डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन को डेवलप किया है कुछ डेंजरस वायरल डिजीज के अगेंस्ट, जैसा सार्स कोरोना वायरस 2003, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा 2005, H1N1 पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा 2009, जीका वायरस 2016। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन तेज और आसानी से डेवलप की जा सकती है, स्टेबल होती है और ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती, इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक एंटीजन की ट्रेन करती है जो इन्फेक्शन होने से पहले ही प्रोटेक्शन दे सकती है। डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन नए और इमर्जिंग डिजीज के अगेंस्ट एक पावरफुल और इफेक्टिव अप्रोच है जो फ्यूचर में और भी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर सकती है। आया समझ में? अब हमारा इसका सेकेंड टाइप है एमआरएनए वैक्सीन्स। तो एमआरए वैक्सीन्स के बारे में देख लेते हैं क्या है, क्या होता है। एमआरएनए की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगी, मैसेंजर आरएनए। एक इंटरमीडियरी मॉलिक्यूल है जो डीएनए और प्रोटीन के बीच का लिंक होता है। ये सेल्स को बताता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। एमआरएनए वैक्सीन कैसे काम करती है ये देखते हैं। ये वैक्सीन एमआरएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है जो बॉडी के सेल्स को एंटीजन बनाने का सिग्नल देती है। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को डिटेक्ट करता है तो वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप करता है। एमआरएनए वैक्सीन लाइव वायरस का यूज नहीं करती, इस वजह से ये ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखें
पहले mRNA वैक्सीन में इंस्टेबिलिटी और डिलीवरी इश्यूज होते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में इन्होंने ओवरकम कर दिया है। mRNA वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव और स्टेबल हो गई है और इनका इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रॉमिसिंग है। एक्सपेरिमेंटल mRNA वैक्सीन की बात की जाए तो कुछ mRNA वैक्सीन का एक्सपेरिमेंटल यूज माइस और मंकीज में जीका वायरस से बचाव के लिए किया गया है। ये वैक्सीन सिर्फ एक सिंगल डोज में इफेक्टिव हो सकती है। mRNA वैक्सीन नए और इनोवेटिव वैक्सीन अप्रोचेस में से एक है जो फ्यूचर में ज़्यादा डिजीज के अगेंस्ट काम आ सकती है, जैसे कि कोविड-19 के लिए फाइजर और मॉडर्ना मॉडर्ना वैक्सीन। अगर मैं नेक्स्ट थर्ड वन वैक्सीन की बात करूं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। दीज आर वैक्सीन डिजाइंड एज वेक्टर्स और कैरियर्स यूजिंग हार्मलेस viruses or bacterium, and they introduce the genetic material into cells. Majorly, these vaccines are designed and approved for use to protect animals from infectious diseases, including rabies and distemper, but some have been developed to protect humans from viruses such as HIV, Zika virus और इबोला वायरस। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये वैक्सीन हार्मलेस वायरसेस या बैक्टीरिया का यूज करती हैं जो एक वेक्टर या कैरियर की तरह काम करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल को सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करती हैं जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के यूजेस की बात करूं तो इन वैक्सीन का मेजर यूज एनिमल्स को इन्फेक्टियस डिजीज से बचाने के लिए होता है, जैसे रेबीज और डिस्टेम्पर। इंसानों के लिए भी कुछ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाई गई हैं जो एचआईवी, जीका वायरस और इवोला वायरस से प्रोटेक्शन देती हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक एडवांस और सेफ टेक्नोलॉजी है जो इन्फेक्टियस डिजीज से इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करती है। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन तो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन अच्छे समझ में आए हो, तीनों टाइप्स फर्दर उसके सब टाइप्स। अब ये चार्ट देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट है। ये मैंने आपके लिए पूरा यहाँ पे बनाया लगाया है जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किस मंथ में कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ये चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, मतलब बचपन और किशोरावस्था किशोरावस्था का टीकाकरण की मैं बात करूँ तो ये पूरा चार्ट दिया गया है। ये टेबल जो है 2006 की यूनाइटेड स्टेट के चाइल्डहुड और एडोलसेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को दिखाता है जो बच्चों को अलग अलग उम्रों पर अलग अलग वैक्सीन लगवाने का रिकमेंडेशन देता है। मतलब इसमें दिखाया गया है कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ आपको स्पेशल चीजें बताऊं तो कुछ वैक्सीन सिलेक्टेड पॉपुलेशन के लिए होती है, जैसा कि पिंक बॉक्स में जो दिखाई गई है। जो भी पिंक बॉक्स में मेंशन किया गया होगा, जो भी पिंक बॉक्स में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है वो कुछ सिलेक्टेड पॉपुलेशन के लिए होती है। अगर कोई वैक्सीन प्रिस्क्राइब एज पर ना लगी हो तो बाद में भी दी जा सकती है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली कोई वैक्सीन ऐसा ना लिखा हो कि आपको 24 मंथ्स में लगानी है, 18 मंथ्स में लगानी है, ऐसा कुछ उसकी एज ना गिवन हो तो वो आपको कभी भी दी जा सकती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगानी जरूरी होती है, ये हमेशा याद रखना। और जो टीडीएपी वैक्सीन होती हैं 11-12 साल के बाद लगाते हैं और बूस्टर डोज 13 से 18 साल के बीच में दी जा सकती है। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं यहाँ पे कुछ, तो पहली यहाँ पे आपको दी है हेपेटाइटिस बी, जो है जिसको हैप बी भी कहा जाता है। ये बर्थ के टाइम पे दी जाती है बच्चे को, बर्थ में जन्म के वक्त दी जाती है, 1 महीने के बच्चे को दी जाती है और 6 महीने के बच्चे को दी जाती है, ठीक है। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की बात करूं, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की बात करूं, डी टैप, तो ये 2, 4, 6 और 18 मंथ में दी जाती है और 4 से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। अगर मैं हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एचआईवी की बात करूं तो ये 2, 4, 6 और 12 से 15 महीने पर दी जाती है।
पोलियो वायरस की बात करूं आईपीवी, तो ये 2, 4, 6 महीने और फिर 4 से 6 साल पर दी जाती है। मिसल्स मम्स रूबेला एमएमआर की बात करूं, तो ये 12 से 15 महीने और 4 से 6 साल पर दी जाती है। अगर मैं वेरिसेला चिकन पॉक्स की बात करूं, तो ये भी 12 से 15 महीने और 4 से 6 साल में दी जाती है। अगर मैं मेनाइनजोकोकल वैक्सीन की बात करूं, MCV4, MPSV4, तो ये वैक्सीन 11 से 12 साल और 16 से 18 साल के बीच दी जाती है। निमोनोकोकल पीसीवी की बात करूं, तो 2 से 4, 6 और 12, 15 महीने पर दी जाती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करूं, तो हर साल एक बार दी जाती है इन्फ्लुएंजा। हेपेटाइटिस हैप ए की बात करूँ, तो ये 12 से 23 महीने के बीच में 2 डोजेस दी जाती हैं। तो टोटल 10 वैक्सीन का मैंने आपको पूरा एज बता दिया। पूछा जा सकता है कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ये शेड्यूल बच्चे और एडोलेसेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें सीरियस इन्फेक्शन से बचाया जाए। तो प्लीज प्लीज गाइस, ये जो मैंने आज आप सभी को पढ़ाया है वैक्सीन के बारे में, पूरा ये जो चार्ट बताया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।